Hello dear students, welcome to the YouTube channel of Legalite Academy. As you all know, ALET is around the corner. So in today's session, we are going to discuss some important previous year questions, important questions in respect of your ALET 2026. So without further ado, let's go within the video. So the first question is, so in this video, we are going to discuss some previous year questions. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ आपको क्लियर हो जाएगा कि एलेट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वेटेज रहती है. बट बिफोर देन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, कौन किस तरीके से प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, कैसे फैक्ट्स दिए जाएंगे एंड हाउ यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग प्रिंसिपल एंड रिस्पॉन्ड टू द प्रिंसिपल्स. प्रिंसिपल क्या है, पहले प्रिंसिपल देखते हैं. प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट वाइकेरियस लायबिलिटी. नाउ यू नो व्हाट इज वाइकेरियस लायबिलिटी. जहां पे एक मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होता है और सर्वेंट के एक्ट जो विद इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, ऑल द एक्ट सर्वेंट के जो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आएंगे, उसके लिए किसकी लायबिलिटी है? मास्टर की लायबिलिटी है. सर्वेंट के जो पर्सनल काम होते हैं, सर्वेंट जो भी पर्सनल काम कर रहा है, उसके लिए मास्टर की कोई लायबिलिटी नहीं होगी. ठीक है. अब प्रिंसिपल हम यहाँ पर देख भी लेते हैं. वाइकेरियस लायबिलिटी इज डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग वन पर्सन स्ट्रिक्टली लायबल फॉर द रॉन्ग ऑफ अनदर. करे कोई भरे कोई. एन एम्प्लॉयर मे बी वाइकेरियसली लायबल फॉर द एम्प्लॉयज एक्ट इफ एम्प्लॉयज एक्ट वाज इन एंड आउट ग्रोथ ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट. तो कब एम्प्लॉयर की लायबिलिटी होगी? जब भी एम्प्लॉयर के एक्ट्स विद इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में होंगे. थर्ड प्रिंसिपल कह रहा है वाइकेरियस लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी ऑन एम्प्लॉयर्स फॉर द इंटेंशनल रॉन्ग्स बाय एम्प्लॉयज. अगर एम्प्लॉय कुछ इंटेंशनली गलत कर रहे हैं या अपने पर्सनल बेसिस पे कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां पे उनके मास्टर्स की या प्रिंसिपल्स की लायबिलिटी नहीं एग्जिस्ट करेगी. ठीक है. सो दिस वाज योर प्रिंसिपल. लॉ ऑफ टॉर्ट्स का ये आपका प्रिंसिपल है. अब क्वेश्चंस देखते हैं. Which of the following will not result in vicarious liability? ऐसे क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे से फोकस करना है कि वो will result पूछ रहे हैं या will not result पूछ रहे हैं. तो यहाँ से हमें नेगेटिव स्टेटमेंट मार्क करनी है. सबसे पहले, A working as delivery driver for Flipkart runs over Mr. X's foot while on a personal errand on a weekend. अब यहाँ पे personal errand लिखा हुआ है, मतलब A personally काम कर रहा था. तो क्योंकि काम उसके course of employment में नहीं आता, this is not vicarious liability. दूसरा point, A working as a delivery driver for Flipkart runs over Mrs. X's foot on his way to stop at a local coffee shop between deliveries needing caffeine boost. Okay, so यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है? बीच में उसको कॉफी पीने जाना था. जब वो पर्सनली अपने काम से कॉफी पीने जा रहा था, तब मिसेस एक्स को उसने इंजर किया है. तो यहाँ पे भी क्या हो गया? वो पर्सनली कोई काम कर रहा है. तो अगर आप पर्सनल लेवल पे कुछ कर रहे हो, वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, A working as delivery driver for Flipkart runs over Mr. X's foot on his way home from work in his truck, which the company allowed drivers to take home each work at night. तो A यहाँ पे as a delivery driver for Flipkart काम कर रहा है, Mrs. X's के फुट पे जाता है on his way home from work. यहाँ पे क्या हो रहा है? उसका काम खत्म हो चुका है और अब वो घर जा रहा है. तो काम खत्म होने के बाद जब वो घर जा रहा है, तो वो अगेन अपना पर्सनल काम कर रहा है. क्योंकि ये भी पर्सनल काम है, तो ये भी वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं होगा. अब तीनों स्टेटमेंट गलत हो गई. लास्ट ऑप्शन क्या लिखा है? ऑल ऑफ द अबव. So yes, all of the above statements will not result in vicarious liability. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following may result in vicarious liability? अब ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी सिचुएशन vicarious liability होगी. पहला, a collision when the driver using the employer's vehicle for the purpose of visiting family for the holidays. अब यहाँ पे वो पर्पस, वो फैमिली को विजिट कर रहा है हॉलीडेज पे. सो दिस मे नॉट बी वाइकेरियस लायबिलिटी. नेक्स्ट देखते हैं. द ड्राइवर कॉजेज इंजरी व्हेन ही इज ड्राइविंग हिज ट्रक बिटवीन डिलीवरीज एंड इंटेंशनली रन्स ओवर द मैन. तो ये हो सकता है वाइकेरियस लायबिलिटी, क्योंकि बिटवीन डिलीवरीज जा रहा है बट कंपनी का ट्रक यूज कर रहा है. नेक्स्ट है, द ड्राइवर कॉजेज इंजरी व्हेन ही इंटेंशनली हिट्स अ कार इन फ्रंट ऑफ हिम as the car in front of him was moving too slowly while the driver was trying to make deliveries. अब ये हो सकता है vicarious liability. क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है कि ड्राइवर इंजरी कॉज कर रहा है, इंटेंशनली कॉज कर रहा है. दूसरी चीज, वो हिट कर रहा है कार को इन फ्रंट ऑफ हिम एज इट वाज मूविंग स्लोली.
Okay, next question. Which of the following may result in vicarious liability? कौन सा vicarious liability हो सकता है? A collision when the driver using the employer's vehicle for the purpose of visiting family for the holidays. Now this may be vicarious liability. Next option देखते हैं. The driver causes injury when he is driving his truck between deliveries and intentionally. अब intentionally कर रहा है. हमने ऑलरेडी प्रिंसिपल में पढ़ा है कि जब कोई एम्प्लॉय या कोई भी सर्वेंट इंटेंशनली कोई गलत काम करेगा वहां पे मास्टर की लायबिलिटी नहीं होगी, तो यहाँ पे वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ड्राइवर कॉजेज इंजरी व्हेन ही इंटेंशनली हिट्स अ कार इन फ्रंट ऑफ हिम. अब यहाँ पे भी ड्राइवर जो गलत काम कर रहा है वो कब कर रहा है? इंटेंशनली कर रहा है. तो इंटेंशनली जब कोई सर्वेंट या कोई एजेंट रॉन्ग करता है तो वहां पे भी प्रिंसिपल की लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी. ऑल ऑफ द अबव तो है ही नहीं, तो यहाँ पे क्योंकि इसमें हमें लग रहा था कि वाइकेरियस लायबिलिटी मे एग्जिस्ट, सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये सेम प्रिंसिपल पे है, वाइकेरियस लायबिलिटी. An unknown person knocks down a few hundred jars of baby food in the supermarket. Many of the jars shattered, making a big slippery mess on the floor. Leila, the supermarket manager, closes down the aisle with bright orange cones and order all available stock personnel to clear the mess. तो लैला ने ऑलरेडी बंद कर दिया वो एरिया, बड़े बड़े वहाँ पे ऑरेंज कॉन्स लगा दिए कि इसको क्लीन करो सो दैट यहाँ कोई आए नहीं. अब ऑप्शन देखते हैं. फैक्ट लिखी हुई है. अर्जुन, who is not paying attention while shopping in the supermarket, wanders past the orange cones, slips and breaks his arm. Is the supermarket vicariously liable? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. उन्होंने आयल भी बंद कर दिया है, प्रॉपर ऑरेंज कॉन्स लगा दिए हैं और अर्जुन जो है वो बिना अटेंशन दिए ऐसे ही वहां पर चले जा रहा है, तो इसके लिए सुपरमार्केट विल नॉट बी लायबल. तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नो, एज अर्जुन वाज आल्सो एट फॉल्ट. तो क्योंकि यहाँ पे अर्जुन की भी गलती थी तो इस केस में द सुपरमार्केट विल नॉट बी वाइकेरियसली लायबल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग प्रिंसिपल. इन अ डिस्प्यूट बिटवीन अनिल एंड सुनील, सुनील कैन सू अनिल. अब सुनील अनिल को कहाँ कहाँ सू कर सकता है? इन द सिटी वेयर द डिस्प्यूट अरोज, वो जगह जहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हुई है. दूसरा, इन द सिटी ऑफ अनिल्स प्लेस ऑफ बिजनेस, या जहाँ पे अनिल प्लेस ऑफ बिजनेस करता है. ये बेसिकली ज्यूरिसडिक्शन का क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है? Anil and Sunil enter into a contract for delivery of specialized machinery. Anil was to deliver the machinery to Sunil warehouse within a stipulated period of time. Anil's resident, Anil कहाँ रहता है? दिल्ली में रहता है, बट उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो है बेंगलुरु. Whereas Sunil is a resident of Mumbai. सुनील कहाँ रहता है? मुंबई में रहता है. Anil failed to deliver the machinery during the agreed time. कहाँ पर हम उसको सू कर सकते हैं? तो ये हो सकता है बोथ बेंगलुरु एज वेल एज मुंबई. अगर ये जो सामान जो है वो अनिल डिलीवर कर रहा है सुनील को, अगर ये सामान मुंबई में जा रहा है तो मुंबई कैन बी, जहाँ पे प्रॉब्लम अराइज कर रही है दिस इज द प्लेस, ये मुंबई हो गया. सो दिस कैन बी द प्लेस जहाँ पे हम उसको सू कर सकते हैं. दूसरा है प्लेस ऑफ बिजनेस, अनिल का प्लेस ऑफ बिजनेस बेंगलुरु है, सो बोथ, दोनों जगह पर आप उस पर्सन को सू कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. In English tort law, the tort of strict liability is applied to hold a person legally responsible for consequences flowing from an activity, even in the absence of fault or criminal intent. तो strict liability का जो principle है, it is based on the principle of no fault liability. No fault liability क्या कहता है कि अगर आपका fault नहीं भी है तब भी आपकी liability exist करेगी. ठीक है, next. The Supreme Court of India introduced a new principle. ये P.N. भगवती ने इंट्रोड्यूस किया था, जस्टिस P.N. भगवती, absolute liability in Oleum gas leak case. A far more stringent rule of liability without any exception. यहाँ पे आपको act of God, act of stranger, ये वाली exceptions नहीं मिलती absolute liability में. Imposed a liability on individuals who engage in an inherently dangerous and hazardous activity for any harm done to any person while carrying out the activity. तो absolute liability कह रहे हैं कोई exception नहीं है और serious और stringent आप पे यहाँ पे actions दिए जाएंगे. ऑप्शन देखते हैं. Which of the following assumption is necessary to ensure the above argument logically follows? पहला कह रहा है English legal principles are not compatible. ऐसा तो है ही नहीं, legal principles compatible है तभी तो follow कर रहे हैं.
Post independence, the Supreme Court opted to create new names of colonial era legal principles. ऐसा भी नहीं है, आज भी हम strict liability, vicarious liability follow कर रहे हैं. Next है, the principle of strict liability was inadequate to protect citizen right due to entry of foreign companies. ऐसा भी कहीं principle में नहीं mentioned है. Last है, the principle of strict liability was inadequate to protect citizens' rights in the light of the rapid industrialization in the 20th century. तो जैसे जैसे rapid industrialization हुई, जैसे जैसे growth बढ़ी, नई नई कंपनीज बढ़ी, बहुत सारे ऐसे कंपनीज, बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर्स प्लांट्स जहाँ पर बहुत हैजार्डियस एक्टिविटी होती थी. तो इस हैजार्डियस एक्टिविटी को देखते हुए ही हमने एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया. फॉर एग्जाम्पल द भोपाल गैस ट्रेजेडी, द ओलियम गैस लीक केस, एज वेल एज अभी वाइजैक में, विशाखापट्टनम में भी जो गैस लीक हुआ है, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी. ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल. A property owner is responsible for maintaining the safety of their premises and is liable for any injuries that occur due to hazardous condition in the premises unless injured party was trespassing. जब तक कोई trespass नहीं कर रहा है, अगर कोई person मेरी property पे आता है और उसको कोई damage या injury हुई मेरी property पे enter करने से, तो उसके लिए I will be liable. Facts देखते हैं. तारा एक रिटेल स्टोर होल्ड करती है, बहुत तेज बारिश आती है जिसकी वजह से लीक हो जाता है सीलिंग में. तारा को लीक के बारे में पता होता है, फिर भी वो उसको फिक्स नहीं करती है. शी प्लेस्ड अ साइन, वार्निंग साइन उन्होंने प्लेस किया दैट द फ्लोर इज वेट. हाउएवर, लेकिन फिर क्या होता है, हाउएवर अमन हु एंटर्ड द स्टोर टू ब्राउज स्लिप्ड ऑन द वेट फ्लोर एंड इंजर्ड हिज लेग. Aman did not see the warning sign. Based on the above, which of the most situation is the more accurate one? Aman जाता है, साइन नहीं देखा, वेट फ्लोर था, फिसल गया. क्वेश्चन, तारा is liable for Aman's injury since the wet floor was a hazardous condition. बिल्कुल हो सकता है, तारा liable हो सकती है. बाकी क्वेश्चन देखते हैं. तारा इज नॉट लाइबल क्योंकि उन्होंने वार्निंग साइन लगाया था. अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है तारा वॉज अवेयर ऑफ द लीक, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे तो आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हो. नेक्स्ट, अमन इज नॉट एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन बिकॉज ही फेल्ड टू नोटिस. ऐसा तो कुछ नहीं है प्रिंसिपल में. तारा इज नॉट लायबल, दिस विल नॉट बी द आंसर, क्योंकि तारा अपनी प्रॉपर्टी पे किसी को एंटर करने दे रही है, प्लस तारा का रिटेल स्टोर है और यहाँ पे अमन जो है ही इज अ कस्टमर. तो जब आप कोई रिटेल स्टोर या कोई भी शॉप ऐसे लेके बैठे हो तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने प्रेमिसेस को प्रॉपर्ली मेंटेन करो. अगर किसी भी पर्सन को जो ट्रेसपास नहीं कर रहा कोई भी इंजरी सफर होगी, यू विल बी लायबल. ठीक है, सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दिस विल बी योर ऑप्शन. नेक्स्ट, a party to a contract is responsible for fulfilling their obligation under the agreement and is liable for damages. जब भी दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनको अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी करनी है. अगर ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं हुई तो आपको दूसरी वाली पार्टी को डैमेजेस पे करने पड़ेंगे. फैक्ट्स देखते हैं. Richa enters into a contract with catering company Big Bites to provide catering services for her wedding reception. The contract specifies that Big Bite will provide 125 guests on a specific day. On the day of event, Big Bites सिर्फ 75 गेस्ट का फूड डिलीवर करती है, कोई रोड क्लोजर होता है. Richa is forced to make last minute alternate arrangements to feed additional guests, incurring extra costs. Select the most appropriate option. कॉन्ट्रैक्ट किसका हुआ था? 125 गेस्ट का खाना देने का. कितने को दिया? 75 को. तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. आंसर इज यस. रिचा कैन रिकवर द कॉस्ट incurred to make alternate arrangements from Big Bites? Yes, it can be an answer. Richa is not required to pay any amount to Big Bites since the contract was not fulfilled. ये तो नहीं होगा, उन्होंने आधा कॉन्ट्रैक्ट तो किया ही था, पूरे 125 नहीं भेजा, but 75 was there. Next, Richa is entitled to recover damages since Big Bites failed to deliver the agreed amount. हाँ, यहाँ पे वो damages ले सकती है. There is insufficient information. So ऑप्शन नंबर सी, रिचा जितना उनको डैमेज हुआ, ठीक है, 125 चाहिए था, 75 प्लेट्स आई, तो जितना उनको डैमेज हुआ उसके लिए शी कैन टेक इट फ्रॉम द अदर पर्सन फ्रॉम बिग बाइट्स. ठीक है, नेक्स्ट
Principle, a party who receives a benefit at the expense of another party is required to make restitution to prevent unjust enrichment. So doctrine of unjust enrichment यही बोलता है कि जब आप किसी और के एक्सपेंस पे कोई बेनिफिट लेते हो, so in that case you have to compensate the other party, आपको दूसरी पार्टी को reimburse करना पड़ेगा. Facts. Anita hires a construction company, Best Builders, to renovate her swimming pool. The contract states कि Best Builders will install new water purifier for a cost of 10,000. During renovation, Best Builders installs high-end purifiers worth 15,000 instead of the standard one specified in contract. When the project is completed, Anita enjoys the upgraded purifiers but only pays the agreed amount of 10,000. Select the most appropriate. तो देखो, अनीता और उनके बीच में अग्रीमेंट हुआ था कि वो 10,000 का कुछ इंस्टॉल करेंगे, बट यहाँ पे बेस्ट बिल्डर्स ने क्या किया, 15,000 का वहाँ पे प्योरीफायर लगाया. तो अगर वो 15,000 का बढ़िया प्योरीफायर लगा रहे हैं तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो भी अनीता को पे करनी पड़ेगी. क्वेश्चन, Best Builders is entitled to receive the full value of the purifier INR 15,000 since Anita is using the purifier. तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनीता प्योरीफायर यूज कर रही है तो उनको एक्स्ट्रा अमाउंट जो हो रही है वो भी बेस्ट बिल्डर्स को पे करनी पड़ेगी. ठीक है. नेक्स्ट, any person who publishes false statement that result in significant financial losses to a business shall be guilty of an offense. तो पहला क्या कह रहा है कि आपने कोई फॉल्स स्टेटमेंट पब्लिश करी है जिसकी वजह से किसी को फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं. अब फैक्ट देखते हैं. जतिन एक न्यूज आर्टिकल पब्लिश करता है क्लेम करते हुए कि ये जो फेमस रेस्टोरेंट है ये अनसेफ फूड सर्व कर रहा है. ठीक है, ये उन्होंने क्लेम दे दिया. सेकेंड, जतिन सिंसियरली बिलीव है, यहाँ पे जतिन के पास कोई प्रूव नहीं है. Jatin sincerely believes this to be true. The restaurant suffered significant financial losses as a result. However, it is later revealed that the statement was a false statement. तो ये फैक्ट सारी फुलफिल हो गई. स्टेटमेंट कैसी है? फॉल्स स्टेटमेंट है. फॉल्स स्टेटमेंट की वजह से क्या हुआ? फाइनेंशियल लॉसेस हुए. तो जतिन विल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस. क्वेश्चन, जतिन कमिटेड एन ऑफेंस? द आंसर इज यस. यस वाले ऑप्शन देखते हैं. Yes, because he published false statement that caused financial losses and his intention or knowledge is immaterial. Yes, it can be proven. अब हमें प्रूफ में नहीं जाना है. ऑप्शन नंबर ए से क्लियर है. उसकी इंटेंशन है या नहीं है, चाहे उसको जेन्युइन बिलीव था, बट बिलीव था, प्रूफ नहीं था उसके पास. सो सिंस ही डिड नॉट हैव द एविडेंस टू प्रूव इट, तो यहाँ पे उसकी स्टेटमेंट फॉल्स है जिसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस हो रहा है. ही विल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस. ठीक है. ओके. So these were all your questions from legal reasoning in your AILET exam. I hope questions को देख के एक pattern समझ आ गया होगा and the session was helpful for you. Thank you.